जिस दिन जिन ने हारिसा का चयन किया था, उस दिन से 6 वर्ष बीत चुके हैं। अब उसे अपनी नानी से डायपर बदलवाने की शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती थी, लेकिन उसके लिए एक बच्चे के व्यवहार की नकल करना अभी भी मुश्किल था। मैं इस तूफान महल से तुरंत भाग जाना चाहता हूँ। तूफान महल शॉय कबीले के मुख्य महल से अलग एक महल। हर शॉय बच्चा स्टॉर्म कैसल से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता जब तक कि वह 10 साल का न हो जाए, ताकि उसे हत्या के प्रयासों से बचाया जा सके। कौन सा पागल आदमी शॉय परिवार के बच्चों की हत्या करने की कोशिश करेगा? यहाँ तक कि उनके सबसे बुरे दुश्मन दुर्गा सिंह भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वास्तव में लगभग 200 वर्ष पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जब किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया था। कुंगेन कबीले तलवारबाजों के एक अन्य कबीले ने शॉय कबीला पर हमला किया था और शॉय कबीले के 9 युवा बच्चे मारे गए थे। हालांकि अगले ही दिन पूरे कुंगेन कबीले का सफाया हो गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और नौकरों के विस्तारित परिवार भी शामिल थे, और वे इतिहास के पन्नों में गायब हो गए। तब से शॉय परिवार में ये परंपरा और नियम बन गया कि प्रत्येक बच्चे को उसके चयन अनुष्ठान के बाद 10 वर्ष की आयु तक स्टॉर्म कैसल के भीतर ही रहना होगा। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। स्टॉर्म कैसल का वातावरण वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। यह मुर्कना पर्वत की चोटी पर स्थित था, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, चारों मौसमों में हर समय एक तूफान महल के आसपास रहता था। बारिश, तूफान और बिजली लगातार पहाड़ की चोटी को प्रभावित करती थी। ये जगह बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे भाई इतने हिंसक और क्रूर बन गए। यह इस घटिया जगह की वजह से है। जिनके साथ महल में केवल 2 अन्य शॉय बच्चे रहते थे। उनके 10 अन्य भाई बहन 10 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। जिन और उनके 2 भाई, उनकी रक्षा करने वाले 5 कुलीन शूरवीर, उनकी नानी और लगभग 10 नौकर, यही लोग थे जो स्टॉर्म कैसल पर कब्जा कर रहे थे। जिन जैसे ही उसने खुद को बुलाने वाली आवाज सुनी, जिनकी हताशा और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ गया। जिस लड़के ने उसे उस कष्टप्रद आवाज में पुकारा उसका नाम टोनी शॉय था। वह जिन से 2 साल बड़ा था। तुम अपने अद्भुत हरिसा के बिना अकेले क्यों हो? क्या तुमने उसे खो दिया? कुहाहा। और दूसरा भाई जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसका नाम गटोनी शॉय था। जैसा कि उनके नाम से पता चलता था, वे दोनों एक जैसे जुड़वां थे। रंकनडेल कबीले की टोना जुड़वां बहनें। अपने पहले जीवन के दौरान जिनने भी इन जुड़वा बच्चों के साथ काम किया था, वे सभी एकमत होकर एक बात पर सहमत हुए थे कि वे शैतान की संतान थे। ये परेशान करने वाले बच्चे। टोना जुड़वा के बारे में उनकी एक भी अच्छी याद नहीं थी। उन्होंने उसे बचपन से ही केवल इसलिए परेशान किया था क्योंकि वह अपने अनुष्ठान के दौरान हरिसा का चयन करता था। और यदि कोई 9 साल के बच्चों और उनके उत्पीड़न को कम करके आंकेगा तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। पिछले जन्म में 10 साल की उम्र में जब ये भाई स्टॉर्म कैसल से निकले तो सबसे पहला काम किसी की हत्या करना था। वे स्वभाव से इतने बिगड़े हुए थे। चूंकि जिन ने उनके उपहास पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए टोना जुड़वा बहनों ने उसे परेशान करना जारी रखा। गिल्ली, जिनकी नानी आज अस्थायी रूप से स्टॉर्म कैसल से चली गई थी। जुड़वा बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिनको शांति से दिन बिताने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। ओही, हम आपसे बात कर रहे हैं। हरिसा कहाँ है? इस जीवन में 1 वर्ष पहले टोना जुड़वा बहनों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत हल्की फुल्की प्रताड़ना के रूप में हुई थी, जिस पर गिली को ध्यान नहीं गया। कुछ उदाहरण हैं, जब जिन बाथरूम में जाता था तो दरवाजा बंद कर देना या उसके सूप में नमक डाल देना। लेकिन बाद में ये बढ़ने लगा। उन्होंने जिनके कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक मरा हुआ पक्षी बांध दिया और स्टॉर्म कैसल के बगीचे से एक जहरीला बिच्छू चुपके से जिनके बिस्तर पर छोड़ दिया। फिर भी जिनने चुपचाप उत्पीड़न सहन किया। जुड़वा बच्चे बड़े बड़े कदमों से अपने छोटे भाई के पास पहुंचे। जैसे ही वह उन्हें उदासीनता से देखने लगा, जिनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरने लगी। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ रखा है। ओह, शायद मैंने इसे तुम्हारी गांड में ठूंस दिया है। स्नैप, जुड़वा बच्चे स्तब्ध रह गए और एक दूसरे और अपने सबसे छोटे भाई को बारी बारी से घूरने लगे। ये वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उन्हें उससे उम्मीद थी। गधे, जन्मजात हत्यारे होने के बावजूद टोना जुड़वा अभी भी 9 साल के बच्चे थे। यह उन दोनों के लिए एक आक्रामक शब्द था। जब उन्हें अभिव्यक्ति की आक्रामक प्रकृति का एहसास हुआ, तो टोना के चेहरे गुस्से से उबलने लगे। तुमने अभी क्या किया? क्या तुम पागल हो गए हो, जिन? अब उठ जाओ, आज तुम्हारी नानी तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं है। पफिट, जिन ने हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान निकाली और अपने भाइयों की ओर एक कदम बढ़ाया। टोना जुड़वा ही अकेले नहीं थे जो अपनी नानी की अनुपस्थिति का इंतजार कर रहे थे, बल्कि जिन उनसे कहीं ज्यादा उत्सुकता से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह इन छोटे राक्षसों को परास्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे 7 साल के बचपन में मैंने कभी भी टोना जुड़वा बहनों के खिलाफ खड़े होने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब वह अलग था। भले ही उससे पहले के 2 भाई उससे 1 दशक बड़े थे, लेकिन जिनको पूरा विश्वास था कि वह उनमें से कम एक को मार सकता है। अपनी स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए टोना जुड़वा बहनें निर्भीकता से जिनको घूरती रहीं। अगर तुम अभी माफी मांगो तो हम तुम्हारी नाक तोड़कर तुम्हें छोड़ देंगे। अन्यथा हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि आपकी हालत कल आपके दरवाजे पर बैठे पक्षी से भी बदतर हो। 7 साल के बच्चे के लिए लगभग 5 कदम। स्टॉर्म कैसल के दालान में जिन और उसके भाइयों के बीच यही दूरी थी। आख, अचानक टोनी चिल्लाया और फर्श पर झुक गया। चौंके हुए गटोनी ने अपने आसपास की स्थिति को देखने के लिए इधर उधर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जुड़वा भाई की पीठ को जिन ने पैरों के नीचे कुचल दिया था। जिन ने तुरंत ही उनके बीच की दूरी कम कर दी थी और हेटोना के पेट में अपनी मुट्ठी घुसा दी थी।
उफ, आखिरकार डेटोना को जबड़े पर मुक्का लगा और वो फर्श पर गिर पड़ा। ये पहली बार था जब उन्हें इस तरह से मारा गया था। इसके अलावा उनके 7 वर्षीय भाई की मुट्ठी बर्फ के टुकड़े की तरह लग रही थी, ठंडी और सख्त। वह क्या था? जिस क्षण उसे मारा गया, गटोना ने जिन की मुट्ठी के चारों ओर एक काली आभा देखी, लेकिन उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं था। जैसे ही वह होश में आने लगा, एक और मुक्का उस पर बरस पड़ा। थपथपाओ, ऊर्ग। उसकी दर्दनाक चीख उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो बस अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था और यह पता लगा रहा था कि आखिर सब कुछ कहाँ गलत हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर धड़कते आंसू बह रहे थे। दालान में और कोई नहीं था। उन्होंने ये स्थान विशेष रूप से जिन को परेशान करने के लिए चुना था, लेकिन टोना जुड़वा ने कभी नहीं सोचा था कि उनका यह निर्णय उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। उस दयनीय पक्षी को, जिसे तुम दोनों ने कुचलकर मार डाला था, मैंने उचित ढंग से दफन किया। धप धप धप। जिन दोनों बेहोश जुड़वा बच्चों के ऊपर बैठा रहा और अपनी मुठियां घुमाते हुए नीरस आवाज में बोलता रहा, क्या मैं बहुत आगे जा रहा हूँ? तकनीकी रूप से वे अभी भी बच्चे हैं। अचानक उसे झिझक महसूस हुई, लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। 9 वर्षीय टोना भाइयों के पिछले संस्करण वर्तमान संस्करण से कहीं ज्यादा बुरे थे। उन्होंने उसे घोड़े की विष्ठा तक निगलने पर मजबूर कर दिया था। यदि जिन आज रुक गए, तो संभवतः जुड़वा भाई फिर से इसी तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे। ओह, चिकोटी चिकोटी। काफी देर तक पिटाई के बाद बेहोश पड़े दोनों जुड़वा बच्चों के शरीर में ऐंठन होने लगी। उनका सबसे छोटा भाई आखिरकार उठ खड़ा हुआ और उदासीनता से उन्हें देखने लगा। तुम दोनों को अब से मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक तुम जीना चाहते हो, तब तक। युवा मास्टर महल में असामान्य माहौल को महसूस करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रभारी एक शूरवीर गलियारे से दौड़ता हुआ आया। वो एक उच्च श्रेणी का संरक्षक शूरवीर था और सामान्यतः बच्चों के बीच होने वाली हाथापाई से उसे कोई आश्चर्य नहीं होता था, भले ही वे शौय कबीले के ही क्यों न हो। हालांकि वो भी अविश्वास से जिनको देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो जमीन पर पड़े बेहोश जुड़वा बच्चों की ओर उदासीनता से देख रहा था। 7 साल के युवा मास्टर ने अपने बड़े भाइयों को पीटा। उसे यकीन नहीं हुआ। आमतौर पर 7 साल के बच्चे और 9 साल के बच्चे के शरीर में बहुत अंतर होता है। इसके अलावा टोनी जुड़वा हाल ही में शौय मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे। दूसरी ओर जिन ने अभी तक मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू नहीं किया था। वास्तव में उसने कुछ भी सीखना शुरू नहीं किया था, कम से कम संरक्षक शूरवीर को यही बताया गया था। ओह, युवा मास्टर जिन, यह क्या? नाइट ने उससे पूछा, जबकि गटोना ने मुश्किल से सुनाई देने वाली कराह निकाली। वे अचानक एक दूसरे से लड़ने लगे। माफ करें, वे एक दूसरे से लड़े। शूरवीर को तुरंत एहसास हो गया कि जिन झूठ बोल रहा था, लेकिन वह इस मामले को और आगे नहीं बढ़ा सका। उसने जिन को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ हो। हालांकि संरक्षक शूरवीर का कर्तव्य बच्चों की रक्षा करना था, फिर भी वह इस परिवार के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह स्टॉर्म कैसल के युवा स्वामियों के साथ बहस कर सके। मैं पहले से ही जानता था कि शौय कबीले के बच्चे हिंसक और क्रूर थे, लेकिन इससे मेरी धारणा की पुष्टि होती है। मुझे बस कुलपति को रिपोर्ट करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। शूरवीर ने विनम्रतापूर्वक जिन को प्रणाम किया। वह भले ही 7 साल का था, लेकिन खून से वह अभी भी एक सच्चा शौय था। मैं समझ गया, तो मैं टोनी के युवा मालिकों को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे भाइयों को कहीं और जाना है। कहीं और? वो कहाँ है? कब्र, कब्र, इन्हें मेरे लिए ले जाओ। जैसे ही जिनकी आंखों की रोशनी बदली, शूरवीर के पास बेहोश लड़कों को अपने कंधों पर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चल दर, वह अजीब तरह से उस युवा लड़के के पीछे चल पड़ा, जिन स्टॉर्म कैसल के पिछवाड़े में छोटे से टीले की ओर बढ़ रहा था, जहां भारी बारिश हो रही थी। यह उस पक्षी की कब्र थी, वो पक्षी जिसे टोना जुड़वा ने मारा था। छोटा सा टीला अभी तक मूसलाधार बारिश से नष्ट नहीं हुआ था। उन्हें नीचे रखें, लेकिन युवा मास्टर, तूफान, भयंकर तूफान शूरवीर और जिन को निगलने वाला था। दो बेहोश लड़कों की तो बात ही छोड़िए। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। शूरवीर को जल्द ही एहसास हो गया कि यह एक आदेश था। वह जिन के रवैये से यह समझ सकता था, यह एक शौय का रवैया था जो एक गंभीर आदेश दे रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक 7 साल के बच्चे का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और राजसी हो सकता है। शूरवीर को मना करने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही यह आदेश किसी दूसरे शौय को नुकसान पहुंचाता हो, फिर भी वह इसे मना नहीं कर सकता था। सबसे पहले, टोना जुड़वा अभी उसे मना करने का आदेश देने के लिए जाग नहीं रहे थे। वह केवल अपने सामने मौजूद शौय के आदेश का पालन कर सकता था। इन आदेशों के परिणामों पर विचार करना उसके ऊपर नहीं था, ये कुलपति और बुजुर्गों पर निर्भर था। भले ही टोना जुड़वा हाइपोथमिया से मर जाएं, शौय कबीला शूरवीर पर दोष नहीं लगाएगा। कबीले में पारिवारिक विवाद और झगड़े आम बात थी। मैं मानूंगा, युवा मास्टर। उसने जुड़वा बच्चों को कब्र के सामने लिटा दिया। दोनों लड़के अभी भी गतिहीन थे, बस कभी कभी कुछ हरकतें होती थीं। टोनी जुड़वा को 2 घंटे बाद गिल्ली ने बचाया, जो सर से लौट रही थी। उन दोनों को कुछ दिनों तक तीव्र निमोनिया रहा, और जब तक वे स्टॉर्म कैसल से नहीं निकले, तब तक उन्होंने जिनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र, इसे काला सागर भी कहा जाता है। सोहमवीर पिछले कुछ दिनों से इस राक्षस ग्रस्त भूमि पर ध्यान कर रहा था। वह केवल जमीन पर बैठा था, लेकिन आसपास के राक्षस, यहाँ तक कि इमारतों के आकार के राक्षस भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जल्द ही अनगिनत राक्षसों के खून से लथपथ एक आदमी सोहमवीर की ओर चला।
कुलपति को नमस्कार, मैं खान हूँ। ये संरक्षक शूरवीर ही था जिसने जिनके आदेश का पालन किया था और 10 दिन पहले टोना जुड़वा को तूफानी बारिश में छोड़ दिया था। कोई बात है क्या? सोहमवीर ने सावधानी पूर्वक अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। मैं स्टॉर्म कैसल में युवा मालिकों के बीच विवाद की रिपोर्ट करने आया हूँ। बच्चों के बीच झगड़े की वजह से तुम मेरी ट्रेनिंग में खलल नहीं डाल सकते। खुलकर बोलो। खान ने घटना का विवरण बताया और सोहमवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो क्या जुड़वा बच्चे मर गए? उन्हें तीव्र निमोनिया हुआ, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो फिर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण सबक सीख लिया होगा। मैं समझ गया, आप वापस आ सकते हैं। समझा। खान ने इस छोटी सी रिपोर्ट को बनाने के लिए पूरे 3 दिनों तक अनगिनत राक्षसों से जूझते हुए संघर्ष किया था, लेकिन उसे कुलपति या युवा मास्टर के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। वह चुपचाप स्टॉर्म कैसल की दिशा में लौट आया। मुझे खुद जाकर सबसे छोटे बच्चे से मिलना चाहिए। और इस प्रकार 1 महीने बाद सोहमवीर स्टॉर्म कैसल में प्रकट हुआ।